नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम कुछ और कथाएं पढ़ेंगे, व्यंग कथा जिसे कहते हैं, इस किताब से जिसका नाम है हुए मर के हम जो रुस्वा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगेगी। तो ये दरअसल एक कलेक्शन है बहुत सारी छोटी छोटी व्यंग कथाओं का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पसंद आएगी। और हम शुरू करेंगे इसकी पहली कथा से जिसका नाम है अपहरण। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को दिख रहा होगा। तो शुरू करते हैं अपहरण से। कुटिया में 2 द्वार थे और एक खिड़की। इस समय वो तीनों ही खुले थे। राम लुभाया ने झांक कर देखा। मच्छरदानी लगी एक चारपाई बिछी थी और उसमें घुसकर एक मुच्छड़ सेना की वर्दी पहने सो रहा था। राम बुलाया ने मच्छरदानी से उसे अच्छी तरह लपेटा और रस्सी से बांध लिया। जब वह बंद गया तो जागा और बोला, क्या कर रही हो? तुम्हारा अपहरण कर रहा हूँ। तुम कौन हो? उसने पूछा। पहले बताओ तुम कौन हो? राम लुभाया ने पूछा। मेरा नाम सुनोगे तो पजामा गीला हो जाएगा। तुम्हारा नाम सावन की फुकहार है क्या जो गीला हो जाऊंगा? राम लुभाया ने कहा। मैंने तो तुम्हें वीरप्पन समझकर बांधा है। वीरप्पन ही हूँ मैं, उसने कहा। पर वह संतरी ड्यूटी वाला किधर गया? उसने मुझे बचाया ना उसने मुझे बचाया ना जगाया। यहाँ तो कोई नहीं था, रामलू भाई ने कहा। कैसे निकम्मे लोगों को ड्यूटी पर लगाते हो? मैं लगाता तो ठीक ठाक आदमी ही लगाता। यह तो चंदन तस्कर संग वालों ने लगाया था। वह बोला, कोई बात नहीं, मैं भी इस बार सालों को चंदन के स्थान पर बेर की लकड़ी भेज दूंगा। उन्हें कौन सी पहचान है? इस बार तो तुम ऐसा कर रहे हो जैसे मैंने तुमको बांध ना रखा हो। राम लुभाया बोला, छूटोगे तो लकड़ी काटोगे ना? अरे बांध लिया तो क्या हो गया? तुम्हारा अपहरण हो गया। राम लुभाया हंसा। पागल हो तुम, वीरप्पन बोला। अभी तो मार्ग में वन रक्षक मिलेंगे, वे मुझे छुड़ा लेंगे और तुमको वन में अवैध रूप से लकड़ी काटने के आरोप में पकड़ लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, राम लुभाया ने कहा। वे तुम्हें छुड़ा कैसे लेंगे? उन्हें तो तस्करों को पकड़ने के लिए रखा गया है। जिसे जो करने के लिए रखा जाता है वो वही करता है क्या? वीरप्पन हंसा। और नहीं तो क्या। तुमने देखा नहीं क्या कि पुलिस निरपराधियों को पकड़ती है और अपराधी न्यायालय में मुक्त होते हैं? वीरप्पन बोला। हाँ, होते तो है, रामलू भाई ने कहा, किंतु वे तुम्हें छुड़ा नहीं पाएंगे क्योंकि वे मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों पकड़ क्यों नहीं पाएंगे? तुम अपने रिश्वत देकर आए हो क्या? नहीं, तुम्हारी कुटिया का वह द्वार जिससे मैं आया हूँ कर्नाटक में पड़ता है। तुम्हारी चारपाई सीमा पर है और कुटिया के जिस द्वार से मैं निकलूंगा वह तमिलनाडु में पड़ता है। कुछ समझे? हाँ समझा। वीरप्पन चिंतित हो गया। तुम आए एक प्रदेश से हो, अपराध सीमा पर हुआ और तुम जाओगे दूसरे प्रदेश में। ऐसे में तो इस देश की प्रदेशों में विभाजित और सीमाओं में बंधी पुलिस तुम्हें नहीं बांध सकती। अब मानोगे कि मैंने तुम्हें बांध लिया? सोए को बांध लिया, वह रोषपूर्वक बोला। जागते तो बांधते तो देखता। तुम भी रात को घर में घुसकर चुपके से किसी को बांध लाते हो, पुलिस को सूचना देकर बांधते तो मैं भी देखता, रामलू भाई ने कहा। तुम झूठ बोलते हो, वो बोला। मैं तो पुलिस को सूचना देकर ही अपहरण करता हूँ। पुलिस मेरी रक्षा ना करे तो मैं किसी के अपहरण का साहस कैसे कर सकता हूँ? झूठ बोलते हो तुम। पुलिस तुम्हारी रक्षा क्यों करेगी? क्योंकि मैं पुलिस को वेतन देता हूँ। तो सरकार किसको वेतन देती है? मैं नहीं जानता, मैं सरकार का वित्त मंत्रालय नहीं हूँ, वह बोला। बहुत हो चुका, अब मुझे खोलो।
तेरी ऐसी की तैसी, खोलने के लिए नहीं बांधा है तुझे, रामलू भाई ने कहा और गठरी को कंधे पर उठाकर ले चला। मुझे इस हालत में देखेंगे तो पुलिस वाले तुम्हें मार डालेंगे, उसने धमकी दे दी। ऐसी स्थिति आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वीरप्पन डर कर चुप हो गया। रामलू भाई आगे बढ़ा तो सचमुच पुलिस वाले आ गए। वन में से क्या काट लाए? विषवल्लरी बहुत फैल गई थी। रामलू भाई ने कहा, गठरी बहुत भारी है क्या? आदमी तो हल्का है, बस उसकी मूछें ही भारी हैं। ये आदमी है? कप्तान चौंका। उसने निकट आकर ध्यान से देखा। वीरप्पन का जुड़वा लगता है, इसलिए कहता था कि बम्बैया फिल्में मत देखा कर। वीरप्पन चिल्लाया, हरामजादे, ये मैं ही हूँ, वीरप्पन, मेरा जुड़वा नहीं। छुड़ाओ मुझे। छोड़ो इसे, छोड़ दो हमारे अन्नदाता को। पुलिस वाले ने रामलू भाया को डंडे से धमकाया, नहीं तो तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं वीरप्पन को पकड़ कर लाया हूँ, मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए या गोली मारी जानी चाहिए? रामलू भाई ने पूछा। पुरस्कार तो मैं लूँगा, तुम्हें तो गोली ही मारूंगा। पुलिस वाले ने पिस्तौल निकाली। मैं यह मच्छर मारने वाली दवा की शीशी अपने मुंह में ठोस दूंगा। रामलू भाई ने शीशी वीरप्पन के मुंह में लगाई। दूर कर अपनी पिस्तौल, हरामजादे, मुझे मरवाएगा। वीरप्पन दहाड़ा। पुलिस वाले ने डर कर पिस्तौल छिपा ली। रामलू भाई वीरप्पन को बंगलुरु के एक होटल में ले आया। वीरप्पन चिल्लाता रहा, किंतु किसी पुलिस वाले ने उसे नहीं छुड़ाया। ये तुम्हारे टुकड़े पर पलने वाले तुम्हें छोड़ा क्यों नहीं रहे? रामलू भाई ने पूछा। नीचे वाले तुम्हें वीर समझकर डर रहे हैं और ऊपर वाले सोच रहे हैं कि किसे पकड़ने में उनका हित होगा, वीरप्पन को या उसको बांध कर लाने वाले को। देश का हित नहीं सोच रहे, अपना हित सोच रहे हैं। देश का हित सोचते तो मैं इतने वर्षों तक वहाँ वन का सम्राट कैसे बना रहता? वीरप्पन हंसा। इनका देश इनके घर तक सीमित है। वैसे मेरी एक बात मानो। क्या? मुझे पुलिस को मत सौंपना, उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो किसे सौंपूं? वह निर्णय तो तुम्हें करना है। वह बोला, मैं तो निर्णय कर चुका। जल्दी मत करो, फ़ोन तो आ लेने दो। ये बोला। किसका फ़ोन? रामलू भाई ने पूछा। देखो कौन करता है, जिसे आवश्यकता होगी वह करेगा। थोड़ी देर में फ़ोन बजता है, उठाओ। रामलू भाई ने फ़ोन उठाए। कहिए। वीरप्पन को छोड़ दो, उधर से किसी ने कहा। फिरौती में जितना पैसा कहोगे तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा। आप कौन बोल रहे हैं? मैं नेता कल्याण कोष का कोषाध्यक्ष बोल रहा हूँ। आप उसे क्यों छुड़वाना चाहते हैं कोषाध्यक्ष जी? उसको छोड़ना देश की सुरक्षा के हित में नहीं। मूर्ख हो तुम, अपनी सोचो और देश की सुरक्षा के चक्कर में मत पड़ो। उस व्यक्ति ने कहा। बोलो, 5 करोड़ काफ़ी होगा? अपना पैसा वसूलने के लिए हमें भी तो किसी न किसी मुख्यमंत्री का अपहरण करवाना पड़ेगा। कोई ऐसे ही तो पैसे नहीं दे देता। 5 करोड़ दे रहा है, रामलू भाई ने वीरप्पन को बताया। साला मेरा वैल्यू इतना कम लगा रहा है। वीरप्पन को क्रोध आ गया, पर उसने जल्दी ही स्वयं को शांत किया। फिरौती की राशि में आधा आधा करने का वचन दो तो मैं तुम्हें इससे भी अधिक दिलवा दूँ। नहीं छोड़ूंगा, रामलू भाई ने फ़ोन में कहा। क्यों? कोई उससे ऊंची बोली दे रहा है? इससे अधिक तो वीरप्पन स्वयं ही दे देगा। रामलू भाई ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन फिर बजा। क्या है? रामलू भाई ने पूछा। वीरप्पन तुम्हारे पास है तो कितने में दोगे? 10 करोड़ चलेगा? तुम्हें उसका अचार डालोगे? नहीं, चुनाव लड़वाएंगे। हम उसे जन कल्याणकारी नेता के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। वीरप्पन चुनाव लड़ेगा तो देश की सुरक्षा का क्या होगा? रामलू भाई ने पूछा। देश तुम्हारे बाप का है क्या? और भी तो इतने डाकू चुनाव लड़ते रहते हैं। उधर वाले ने कहा। पाकिस्तान वाले तो मुशर्रफ को राष्ट्रपति होते हुए भी अपने देश की सुरक्षा के लिए चिंतित नहीं है, और तुम बड़े डरपोक हो। नहीं, मैं उसे छोड़कर देश की सुरक्षा के साथ मजाक नहीं कर सकता। रामलू भाई ने कहा। तुम किसी और को चुनाव लड़वा लो, जीत गया तो वह अपने आप ही डाकू बन जाएगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। उधर वाले ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन फिर बजा। अब क्या है? हम वीरप्पन को खरीदना चाहते, क्या कीमत है उसकी? किसी ने पूछा।
तुम क्या संयुक्त राष्ट्र संघ से बोल रहे हो? नहीं, मैं अपने देश के दूतावास से बोल रहा हूँ। अभी अभी हमारे राष्ट्रपति का फ़ोन आया है कि वीरप्पन को खरीद लो। उधर वाले ने कहा, वह हमारे बड़े काम का हो सकता है, हम उससे तुम्हारे प्रधानमंत्री का अपहरण करवाना चाहते हैं। घबराओ मत, हम तुम्हारे प्रधानमंत्री को मारेंगे नहीं, बस कुछ फिरौती लेकर छोड़ देंगे। तुम्हें यहाँ फिरौती में बहुत कुछ देने की परंपरा है। हमारे यहाँ परंपरा तो शत्रु के दांत तोड़ने की भी है और दांत खट्टे करने की भी, राम लुभाया ने बोला। और सुनो, शत्रु के साथ क्रिया विक्रिया का संबंध हम नहीं रखते। उसे मार दोगे तो एक दमड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। उधर वाले ने कहा, हम 100 करोड़ रुपए दे देंगे। हम देश की सुरक्षा सहस्त्रों करोड़ में भी नहीं बेचते, राम लुभाए ने कहा, कोई और घर देख लो बाबा। तो जी हाँ, ये था अपहरण कथा वीरप्पन के बारे में। आइए अब हम एक और पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास एक टाइम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा। इसका नाम है चोरी की रपट, जिसको बेसिकली रिपोर्ट भी कह सकते हैं। इसमें रपट बोला है और इसमें भी राम लुभाया का ही जिक्र है, क्योंकि राम लुभाया एक, अब ये कह ले, रिकरिंग कैरेक्टर है। सो इसका नाम है चोरी की रपट। सो आइए सुनते हैं। राम लुभाया के घर चोरी हो गई, पत्नी ने बताया। सुनते ही मैं विचलित हो उठा। अभी पिछले महीने ही तो उनके घर चोरी हो चुकी थी, अब फिर? तो क्या ये कोई नियम है कि जिसके घर में पिछले महीने चोरी हुई हो उसके घर इस महीने नहीं हो सकती? मेरी पत्नी ने मुझे डपट दिया। मैं समझ गया कि मेरी सहानुभूति को मेरी पत्नी ने विधान से जोड़ दिया। विधान से जुड़ने के पश्चात सहानुभूति के लिए कोई स्थान नहीं बचता। नहीं मेरी प्रिय, मेरा अभिप्राय यह नहीं था। मैंने अनजाने में ही सफाई देने आरंभ कर दी। मैं ये कहना चाहता था कि एक ही घर में दो में चोर बार बार तो नहीं आते, और भी तो घर है नगर में। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम जानते हो कि ये वही चोर है जिन्होंने पिछली बार चोरी की थी, पत्नी ने कहा। क्या उन्हें यह बताना तुम्हारा काम है कि अगली बार वे किसी के घर चोरी करें? पत्नी की इस पुलिसिया पड़ताल से मैं घबरा गया। कहीं इनकी भनक पुलिसिया राम लुभाया को लग गई तो अगले ही क्षण मैं हवालात में पड़ा दिखाई दूंगा। नहीं, मैंने अपने वाक्य को अधूरा छोड़ा। देखो, यदि चोरों को पिछली बार पर्याप्त माल नहीं मिला होगा तो वह उसकी दूसरी किस्त वसूलने आए होंगे, पत्नी ने निश्चय स्वर में कहा। और यदि उन्हें पिछली बार पूरा माल नहीं मिल गया होगा तो इस बार उनसे यह जानकारी प्राप्त करके कि राम लुभाया के घर में काफ़ी माल है, नए चोर आए होंगे। मैं पत्नी की दृढ़ता से डर गया, किंतु उससे ये पूछने की साहस नहीं कर सका कि वह ये सब कैसे जानती है। उसे अपराध विज्ञान का इतना ज्ञान कैसे है? पर राम लुभाया के घर जाना आवश्यक था। पड़ोसी के घर बार बार चोरी हो रही है और हम चोरी चर्चा के लिए भी ना जाए, इससे बड़ी सामाजिक अभद्रता और क्या हो सकती है? मैं राम लुभाया के घर पहुंचा। सुना तुम्हारे घर फिर चोरी हो गई, मैंने शोकपूर्वक मुद्रा बनाकर कहा। लगता है शेर के मुंह खून लग गया है। होगा कुछ भी, उसने बड़ी उदासीन मुद्रा में कहा, जैसे उसे इसे कुछ भी लेना देना ना हो। घर में बहुत माल रखते हो क्या?
बहुत देर से मन में घुमड़ रहा प्रश्न मेरी जिह्वा पर आ ही गया। या चोरों को कोई भ्रम हो गया है कि तुम बहुत मालदार आदमी हो? नहीं, उन्हें मालूम हो गया है कि मैं इस मोहल्ले का सबसे दीनहीन और असहाय व्यक्ति हूँ, वो बोला। मैं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं समझा नहीं। उसने मुझे समझाने का कोई प्रयत्न किया। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? मैंने बात आगे चलाई। नहीं। क्यों? अरे अभी तो पिछली रिपोर्ट को ही भुगत रहा हूँ। क्या मतलब? पिछली चोरी हुई थी तो मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई, रामलू भाई ने कहा। पुलिस वालों को स्पष्ट बता दिया कि मेरी 10-1 हज़ार रुपये की चीज़ें गई हैं। वह रिपोर्ट लिख रहे थे और हमें प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि दे दी ताकि हम बीमा वालों को उसकी रिपोर्ट करवा सकें। ना तो पुलिस की छानबीन से कुछ लेना था और ना ही चोर को पकड़वा कर उसे दंड दिलवाने में उन्हें कोई रुचि थी। तो ये कि उन्होंने ये कहकर अभी तक मुझे रिपोर्ट की प्रतिलिपि नहीं दी है कि अभी छानबीन चल रही है। छानबीन पूरी होने पर वे मुझे रिपोर्ट की प्रतिलिपि देंगे। और रामलुभाया का मुंह ऐसा था जैसे कच्ची नीम चबा गया हो। और मैंने पूछा, हर दूसरे दिन छानबीन के बहाने थाने से कोई आ जाता है? कभी सिपाही, कभी 2 फीतिया सिपाही, कभी 3 फीतिया सिपाही, कभी ASI, कभी इंस्पेक्टर, कोई ना कोई आया ही रहता है। तो इनमें क्या बुराई है? मैंने कहा, इसका अर्थ है कि पूरा का पूरा थाना तुम्हारे घर हुई चोरी में रुचि ले रहा है और वे शीघ्र ही चोर को पकड़ लेंगे। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न ही हूँ। वह रुआसी हंसी हंसा कि थाने वालों के लिए मेरा घर सड़क किनारे का ढाबा हो गया। जिसको चाय की तलब उठती है, वो कुछ खाने का मन होता है, वो मेरे घर की घंटी दबा देता है। आते हैं, बैठते हैं, पानी पीता है, चाय पीते हैं, साथ में कुछ चना चबेना भी टूंगता है। मिठाई हो तो अधिक प्रसन्न होता है और फिर यह तसल्ली देकर कि चोर शीघ्र पकड़ा जाएगा, चला जाता है। मैं कुछ वाक था और कुछ रुद्धवाक, कुछ भी कह नहीं सका। अब ऐसे में मैं दूसरी चोरी की रिपोर्ट लिखवा दूंगा तो मेरी पत्नी तो दिन भर पुलिस वालों के आतिथ्य में ही लगी रहेगी, दिन भर गैस पर चाय ही चढ़ी रहेगी। मैंने गंभीर स्वर में कहा। रामलू भाई, अब ये चुनाव तो तुम्हें ही करना है कि दूसरी चोरी की रिपोर्ट लिखवा कर पुलिस वालों के चाय पानी का प्रबंध करते रहो, अथवा रिपोर्ट ना लिखवा कर अपने घर तीसरी चोरी करवा लो। तीसरी चोरी? वह चौंका। तुम दूसरी चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाओगे तो पुलिस को भी पता चल जाएगा और उनके माध्यम से चोरों को भी कि तुम्हारे यहाँ चोरी करना बहुत सुरक्षित काम है। तुम उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखवाते हो। उस चोरी में ना तो पुलिस को ही कोई काम करना पड़ेगा, ना चोर को ही पकड़े जाने का भय होगा। रामलू भाई ने मेरी ओर ध्यान से देखा और फिर या तो माथे पर अपना हाथ दे मारा या फिर हाथ पर माथा पटक दिया। तो गाइस, ये 2 कथाएं मैंने आपको सुनाई। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी। अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, तो नमस्कार।